हेलो गाइज, जय हिंद, जय भारत एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो बच्चों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और क्या और इसके जो वेव होते हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं या रेडिएशन होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जैसे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि क्या होता है वेवलेंथ, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है क्रेस्ट, क्या होता है ट्रफ, क्या होता है वेव नंबर, क्या होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है स्पीड। तो ये सारे चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिससे हम एक वेव को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहचान पाएँ। ठीक है ना? तो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा हमारे डेली लाइफ में हम इससे हर दिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकाउंटर होते रहते हैं। तो इसलिए चूँकि हम साइंस के बच्चे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छे से समझना कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और हम बहुत अच्छे से और बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है ना? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है बच्चों? जिन बच्चों ने हमारा प्रीवियस क्लास देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, वो अब इस टर्मिनोलॉजी से वो डरेंगे नहीं। तो ये हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है ना? कि एक ऐसा रेडिएशन और वेव जिसमें क्या है बच्चों, दोनों कंपोजिशन है। क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं मैं अपने प्रीवियस क्लास में। तो आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो बच्चों, स्पेक्ट्रम क्या है हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे रिकैप करा दिया। क्लियर है? अभी स्पेक्ट्रम क्या है? अगर मैं अपने लैंग्वेज में बात करूं तो स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है। इसको हम या तो बोल सकते हैं दिस इज अ बैंड, या बच्चों अगर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे, फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने बोला कि 1 4 8 6 5 3 2 एंड 11 एंड 12। क्लियर है? तो इसको मैंने आपको बोला कि या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में या आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करो। क्लियर है? तो जब कभी भी तो आप यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर की बातें करें तो हम क्या असेंडिंग ऑर्डर की बातें करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? 2 3 4 5 6 एंड 8 11 12। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर की बातें करूं तो हम कैसे अरेंज करेंगे बच्चों इसको? 11 हम इसको कैसे अरेंज करेंगे बच्चों? 12 11 8 6 5 4 3 2 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि भाई ये जो
ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू थे इसको हम लोगों ने या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इस अरेंजमेंट को हम लोगों ने क्या बोला बच्चों, एक टेबल बोला। उसी प्रकार से साइंस के सेंस में जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं उनको जब हम या तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ और विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी जब हम उसको अरेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और अपने लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अगर मैं जनरल लैंग्वेज की बात करूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैंड। अब बैंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, ये जो बैंड है इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है रेनबो। क्लियर है। तो जो रेनबो बनता है तो आप जब रेनी सीजन में जब आप रेनबो को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें डिफरेंट कलर है। तो डिफरेंट कलर क्यों है, वो डिफरेंट कलर होने का सबसे मेन रीज़न है कि उसमें जो वो डिफरेंट जो कलर के जो कंपोनेंट हैं उनका डिफरेंट वेवलेंथ है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो हम बैंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेनबो। क्लियर है। अभी बैंड बनता कैसे है या स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, क्लियर है, तो वो भी हम देखेंगे। बच्चों हम लोग सभी ने प्रिज्म के बारे में तो पढ़ा ही है कि जब हम यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे हम वाइट लाइट क्लियर है, मीन्स जो सन से हमारे पास जो लाइट आ रहा है, जब हम उसको एक प्रिज्म के थ्रू जब पास कराते हैं तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वो लाइट का जो डिफरेंट जो कलर है उसमें उसका स्प्लिटिंग होता है। तो स्प्लिटिंग होने के बाद इसमें एक किस में डिवाइड हो जाता है बच्चों, एक किस में डिवाइड हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसे 7 कलर में 5 6 एंड दिस वन इज द 7। तो दिस इज द रेड, और यहाँ पे क्या है बच्चों, वायलेट, यहाँ पे इंडिगो, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे येलो, और यहाँ पे बच्चों एक और हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ऑरेंज। क्लियर है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, भीव गेओर। क्लियर है। तो ये जो फैक्टर है, ये जब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था फिजिक्स के चैप्टर में कि जब कभी भी वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो जो लाइट का जो डिफरेंट जो कंपोनेंट है, डिफरेंट कलर है, वो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी वो क्या कर जाते हैं बच्चों, वो स्प्लिट कर जाते हैं। और वो स्प्लिट करके क्या बनाते हैं बच्चों, वो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं या एक बैंड बनाते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार से जब हम इसको मिटा दें, ये तो भाई विजुअल लाइट था या वाइट लाइट था जिसको हम लोगों ने प्रिज्म से, उसी प्रकार से चूँकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उसी प्रकार से जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब हम कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब पास कराते हैं तो हम देखते क्या है कि भाई इससे ये जो डिफरेंट कंपोनेंट में स्प्लिट कर जाता है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों, ये देखो, अगर इसको है तो एक इस तरह से है, 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 इस तरह से है एंड इस तरह से है। क्लियर है। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, ये होता है रेडियो वेव।
रे, क्लियर है। फिर देन सेकेंड माइक्रो वेव रेज, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट इंफ्रारेड, एंड देन आफ्टर विजुअल रेज, एंड देन आफ्टर अल्ट्रा वायलेट रेज, and then after X rays, and then after gamma rays, and another one is also a cosmic ray, बट अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है तो इसके बारे में हम लिटिल अबाउट पढ़ेंगे। बट ये सब जो रेज है अभी तक ये सब सारे रेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके बारे में बहुत अच्छा से रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है। तो जो भी थ्योरी या जो भी एक्सपेरिमेंट इनको लेकर किया गया है वो अभी तक चल रहा है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब हम एक प्रिज्म के थ्रू जब हम पास कराते हैं तो क्या उस किस में स्प्लिट हो जाता है बच्चों, रेडियो वेव्स में, माइक्रोवेव्स में, इंफ्रारेड में, विजुअल रेज में, अल्ट्रावायलेट रेज में, एक्स रेज में एंड गामा रेज में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि हम इसका एक देखेंगे कि भाई ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने अगर हम वेवलेंथ की बातें करें तो वेवलेंथ ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ ये कैसे एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, कैसे अगर हम फ्रीक्वेंसी की बातें करें तो कैसे एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे ये अरेंज है, और किसका एनर्जी हाई होगा, किसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी जो रेज हैं उनका हमारे डेली लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा ही यूटिलाइजेशन है, क्लियर है, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक नॉर्मल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे बच्चों, स्पेक्ट्रम पे। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर जो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो इसी बैंड को हम लोगों ने क्या बोला बच्चों, स्पेक्ट्रम। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है तो इसलिए हम लोगों ने क्या बोला इसको बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्लियर है। तो अब चलो अब हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो वो कैसे हम उसको ओरिजिनेट करेंगे और उसका यूजेज क्या है हमारे लाइफ में, और उसका जो वेवलेंथ का जो रेंज है या जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो क्या है, क्लियर है। तो चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्लियर है। तो ये सब सारा बैकग्राउंड हुआ, अब हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएस का डेफिनेशन की बातें कर लें, क्लियर है। जो आपके बुक में लिखा होता है क्या है बच्चों, डेफिनेशन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस रेंज, ये कंटिन्यूअस है, रेंज ऑफ band of different components of electromagnetic radiation, क्लियर है। हम इसको अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ EM रेडिएशन
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा इसके डेफिनेशन। तो ये आपके बुक में भी यही डेफिनेशन लिखे होते हैं, हो सकता है ये थोड़ा सा आप अपने लैंग्वेज में, जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने लैंग्वेज में किसी भी चीज़ का डेफिनेशन आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे देखो, EMS बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और हर दिन हमारे लिए यूज होने वाला टॉपिक है। हमारे महाराज हैं EMS। क्लियर है? तो अब चलो हम लोग देखते हैं। अब बच्चों हम लोग अब वहाँ पे हम लोगों ने देखा, चूँकि हम लोगों ने बात किया है कि स्पेक्ट्रम इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ बैंड। क्लियर है? तो बैंड कैसा होता है, तो चलो देखते हैं। ये बैंड हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्प्लिटिंग हुआ है प्रिज्म के थ्रू पास कराने से, तो हमें क्या मिला बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिला। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन सा ऑर्डर में था? या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था या डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। किसके? विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ और विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारे ऑर्डर में अभी तक अगर हम अपनी बातें करें तो हम इसको देखो बहुत तरह से इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो आई थिंक मैं जिस तरह से आपको बताऊंगा तो आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब देखोगे गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप डिफरेंट बहुत तरह के इसके लिए उनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का या जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का, तो उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक मिलेंगे। तो आपको आई थिंक शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आप जिस समय पढ़ाई करो उसी समय याद रहता है। क्योंकि आप अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आप कितना शॉर्ट ट्रिक याद करते रहोगे, कौन कौन से चैप्टर का शॉर्ट ट्रिक याद करते रहोगे। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से इसको याद करेंगे और आई थिंक आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं विजुअल रेज की। क्लियर है? जिसके थ्रू हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि हम तो डेली लाइफ में देख रहे हैं। अगर आप ये मेरे शर्ट को अगर वाइट देख रहे हो तो क्यों है बच्चों? ड्यू टू द विजुअल रेज, विजुअल लाइट। क्लियर है? तो इसी प्रकार ये ब्लैक दिख रहा है तो क्यों है दिख रहा है बच्चों? क्योंकि जो इस पे या ये जो ब्लैक दिख रहा है, क्यों दिख रहा है हमें ब्लैक? ये इसलिए दिख रहा है कि इस पे जो वाइट लाइट है वो जितने इस पे जो स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये टोटल के टोटल लाइट को ये जो मटेरियल है ये क्या कर रहा है बच्चों? एब्जॉर्ब कर ले रहा है और कोई लाइट को ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अगर ये वाइट जो लाइट है, या आप यहाँ पे देख लो, अगर ये जो रेड कलर है, रेड कलर तो एट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये रेड हमें इसलिए दिख रहा है कि जो वाइट लाइट के जितने भी जो कंपोनेंट है वो सारे एब्जॉर्ब हो जा रहा है और एक ही कंपोनेंट है जो रेड कंपोनेंट है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके वजह से ये जो क्या हो रहा है बच्चों? ये हमारे आँख तक आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसको देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो हम चलो समझते हैं विजुअल लाइट से। तो मान लो हम यहाँ पे है हमारा विजुअल रेज। क्लियर है? ये कौन सा रेज है बच्चों? विजुअल रेज। हम इसको लिख देते हैं विजुअल रेज। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी।
अब यहाँ पे देखते जाओ, आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आने वाले हैं। और आई थिंक इसको देखने के बाद आपको और दूसरा चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को लेकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? जिसको हम डिनोट करते हैं लेम्डा से, जिसका यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर। क्लियर है? और ये क्या है बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। और इसका जो यूनिट होता है क्या होता है बच्चों? हर्ट्ज होता है। क्लियर है? या साइकिल पर सेकेंड होता है, जो मैंने बहुत अपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होगा वो हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों। तो अब अगर हम लोग कहाँ थे? विजुअल रेज से ही हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको हम याद रखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, जो विजुअल रेज है बच्चों, तो इसको हम लोग सब जानते हैं कि किस में स्प्लिट होता है विजुअल रेज? वीव ग्योर। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों? यहाँ पे वायलेट और यहाँ पे रेड है। अब इसके अंदर क्या है? वीव। क्लियर है? साथ में है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होता है बच्चों? रेड होता है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? वायलेट होता है। क्लियर है? उसके बीच में क्या होता है बच्चों? इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है एंड ऑरेंज होता है। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाई थोड़ी सी हम लोग कहानी की बातें करते हैं। ठीक है ना? तो ताकि आपके माइंड को ये बहुत ईजिली वे में एक्सेप्ट हो सके। क्लियर है? बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, क्लियर है, तो उस कंपोनेंट का या उस रेंज का जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी हाई होगा। और ऐसे भी नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करो। कौन सा बच्चा बार बार बदमाशी करता है? कौन सा बच्चा नोटी होता है? जो बहुत एनर्जेटिक होता है। मीन्स वो फ्रीक्वेंटली बार बार कोई काम को करना चाहता है। तो मीन्स फ्रीक्वेंसी जिसका हाई होगा उसका क्या होगा? उसका एनर्जी हाई होगा। यहाँ पे समझ में आ गया। और जो जिनका वेवलेंथ हाई होगा उसका जो एनर्जी है वो क्या होगा बच्चों? वो लो होगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग समझते हैं किससे? जो एनर्जी का जो फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों? H=न्यू। क्लियर है? अब हम लोग ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लास में सब पढ़ चुके हैं कि C/λ, क्योंकि C कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा मीन्स वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप देखो कि जैसे अगर हम लोग ई को अगर हम लोग लेम्डा बढ़ाते हैं तो क्या होता है बच्चों? क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर भाई लेम्डा को बढ़ाते हैं तो ई क्या होगा? घटेगा। और अगर न्यू को बढ़ाते हैं तो क्या होगा बच्चों? ई घटेगा। तो इससे हम लोगों ने तो समझ लिया कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसका जो कंपोनेंट है तो वो वेवलेंथ का मीन्स जो हाइयर वेवलेंथ का जो कंपोनेंट होगा उसके पास एनर्जी कम होगा, और जो हाइयर फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ होगा उसके पास एनर्जी हाई होगा। क्लियर है? अब चलो इसको हम लोग थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं इसको वेव फॉर्म में। क्लियर है ना? तो अगर यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखो इस तरह से वेव इस तरह से। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि भाई
जैसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, तो मीन्स सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ कहाँ है बच्चों, इस पॉइंट पे है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि वेव का जो दो क्रस्ट होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वेवलेंथ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं बच्चों, तो देखो ये पॉइंट क्या होते जा रहा है, ये पॉइंट क्या होते जा रहा है, जो दो क्रस्ट है उसके बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है, 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 और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम और कम और कम और कम, ऐसे करते करते ये कम होते जा रहा है। तो मीन्स यहाँ से तो समझ में आएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं बच्चों कि भाई अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम सहारा लेते हैं विजुअल रेज का, जो उसका स्प्लिटिंग है, ठीक है ना, जो उसका स्पेक्ट्रम है, विजुअल रेज का जो स्पेक्ट्रम उसका सहारा लेते हैं। और बच्चों दो चीज़ हमें याद रखना है, एक चीज़ हमें याद रखना है गामा रेज, क्लियर है, दूसरा चीज़ हमें याद रखना है रेडियो वेव। क्लियर है। तो जो गामा रेज है उसका सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होता है और जो रेडियो वेव है उसका सबसे हाई वेवलेंथ होता है। क्लियर है। तो हमको याद रखना है भाई गामा रेज, अपने गम से उसको कनेक्ट करो। हमें कोई भी गम, हमें कोई भी चीज़ कब बर्बाद करेगा, जब उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा। क्लियर है ना, या वो मेरे से पावरफुल होगा तो वो हमको बर्बाद करेगा या वो हमको परेशान करेगा, या क्लियर है। तो इसके मतलब क्या हुआ, आपको जस्ट एक मेमोराइज करने के लिए, तो गामा रेज, अच्छा गामा रेज है तो एनर्जी बहुत हाई होगा, एनर्जी बहुत हाई होगा मीन्स फ्रीक्वेंसी हाई होगा, तो ऐसे आप याद रखो। और जो रेडियो वेव होता है बच्चों, वो क्या होता है, रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो हाई होता है। अगर आपको ये दो चीज़ें याद है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, वॉयलेट है। क्लियर है। तो वॉयलेट और रेड है, तो वॉयलेट को आप कनेक्ट करो किससे, किससे कनेक्ट करो बच्चों, वॉयलेंस से। तो वॉयलेंस और यहाँ पे वॉयलेट और वहाँ पे रेड है, तो वॉयलेट और रेड में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका हाई होगा, जो वॉयलेंस होगा, जो एनर्जेटिक होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वॉयलेट है, तो वॉयलेट मतलब क्या हो गया कि ये इससे ज़्यादा एनर्जेटिक है। सॉरी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं होगा, जस्ट विवग्योर इज राइट, बट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा रेड। क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वॉयलेट, क्योंकि और इसके बीच में क्या होगा बच्चों, विव और। क्लियर है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने इसको क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वॉयलेट है, तो वॉयलेट मीन्स वॉयलेंस। अब वॉयलेंस अगर रेड और वॉयलेट की बातें करें तो दोनों में वॉयलेंस कौन क्रिएट करेगा, वॉयलेट क्रिएट करेगा वॉयलेंस। क्रिएट है ना। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मीन्स इससे क्या पता चलता है बच्चों, अगर हम अपने थोड़ा सा अपने उसको से कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वॉयलेट जो है उसके पास हाई फ्रीक्वेंसी है, मीन्स हाई एनर्जी है। क्लियर है। अब हम लोगों ने दो चीज़ देखा कि गामा रेज, तो मतलब सबसे जो ज़्यादा है वो क्या है बच्चों, चलो इसको हम लोग रब कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला है कि गामा रेज है मैंने जो हमारे लिए गम लाएगा, तो उसके पास मैंने बहुत ही डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी है। क्लियर है। तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, गामा रेज। तो यहाँ पे देखो सबसे जो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी का जो वेव होगा गामा रेज या गामा रेज, जिसका ओरिजिनेशन और जो ओरिजिनेट होता है किससे बच्चों, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट से। क्लियर है। तो ये हो गया बच्चों
गामा रेज। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखो कि गामा रेज है। अब गामा रेज यहाँ पे आ गया तो गामा रेज के बाद क्या हो गया बच्चों, ऐसे भी गामा रेज आपको पसंद है, नहीं पसंद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स रेज। गामा रेज के बाद क्या होगा बच्चों, एक्स रेज। मीन्स गामा रेज से कम जिस वेव का या जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ बड़ा होगा और फ्रीक्वेंसी कम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स रेज। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो वॉयलेट है, तो वॉयलेट है यहाँ पे है इस बैंड के पास में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, अल्ट्रा वायलेट। बस आपको यहाँ पे याद हो गया, ये हो गया अल्ट्रा वायलेट, ये हो गया एक्स रेज, ये हो गया गामा रेज। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों विजुअल रेज। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है विजुअल रेज का, रेड है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, इंफ्रा रेड रेज। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे हो गया। अब हम लोगों ने एक चीज़ और याद रखा था कि भाई यहाँ पे रेड है और यहाँ पे वॉयलेट है, तो रेड अगर विजुअल रेज की बातें करें तो रेड किस साइड में है बच्चों, जिधर उस साइड में है जिधर वेवलेंथ ज़्यादा है। तो हम लोगों ने एक चीज़ और क्या रखा बच्चों कि जो रेडियो वेव होता है उसका हाई वेवलेंथ होता है। क्लियर है। तो चलो इसका जो हाई वेवलेंथ होगा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई वेवलेंथ वाला जो वेव होगा या जो रे होगा वो क्या होगा, रेडियो ये वेव। अब रेडियो वेव के बाद दूसरा क्या होगा बच्चों, माइक्रोवेव। अब ऐसे याद कर सकते हो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। तो अब हम लोगों ने देख सकते हैं अब यहाँ पे कि बहुत सारे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं या जो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग्स रेज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ और विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई वॉयलेट के साइड में कौन कौन सा है, ये है गामा रेज है, ये है और अल्ट्रा वायलेट रेज है। और यहाँ पे देखो बच्चों रेड के साइड में कौन सा है, मीन्स जो जिस तरह से अगर हम रेड यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड है, रेड के साइड में पहला कौन है, रेडियो है, फिर दूसरा कौन है बच्चों, रेडियो माइक। क्लियर है। दिस इज़ द माइक, दिस इज़ द रेडियो, फॉर एग्जांपल, ताकि आपको याद रख सके। तो रेडियो माइक। और यहाँ पे चूँकि रेड है तो रेड से जस्ट एडजेसेंट क्या होगा बच्चों, इंफ्रारेड रेज। और वायलेट से जस्ट एडजेसेंट क्या होगा बच्चों, अल्ट्रा वायलेट रेज। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई अब यहाँ पे आप याद रखो कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजुअल रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज एंड लाइक दैट। उसी प्रकार तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे ज़्यादा अगर हम वेवलेंथ की बातें करें तो किसका होगा, रेडियो वेव का, फिर उसके बाद किसका होगा, माइक्रोवेव का, फिर इंफ्रारेड का, फिर विजुअल रेज का, फिर अल्ट्रा वायलेट का, फिर एक्स रेज का, गामा रेज का, लाइक दैट। अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बातें करें तो भाई हम तो जान गए कि गम लाने वाला का सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर है। और उस वेव का, जिस वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा। तो हमको तो ऑलरेडी मालूम चल चुका है कि जो रेडियो वेव है उसका जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होता है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत हाई होता है। हम अभी उसका रेंज भी देखेंगे कि कितना किस रेंज में होता है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब आपको आई थिंक आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको रिमेंबर करने का। तो जो 9th 10th या 11th 12th के जो बच्चे हैं तो अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती। ये आप ही को नहीं, ये हमें भी कन्फ्यूजन होता था, बट हमने अपने तरीके से ट्राई किया तो अब हमें ये, मैं इसे भूलता नहीं हूँ। आई थिंक आप भी नहीं से भूलोगे। क्लियर है ना। तो बच्चों ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। और ये जो पैटर्न है वो क्या है बच्चों, ये पैटर्न है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग बातें कर लेते हैं किसका, हम लोग बातें कर लेते हैं
रेडियो वेव का जो रेंज होता है वेवलेंथ का वो किस रेंज में होता है। क्लियर है। तो जो रेडियो वेव का जो लेमडा है इन मीटर, इसका यूनिट मीटर होता है, किस रेंज में होता है बच्चों, 10⁻³ मीटर के रेंज में इसका जो वेवलेंथ होता है, मतलब बहुत 10⁻³ मीटर यू कैन इमेजिन, मीन्स 1000 मीटर, मीन्स 1 किलोमीटर का होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब यहाँ पे हो गया जो इसके बाद जो होता है जो बच्चों जो माइक्रोवेव होता है उसका जो रेंज होता है 10⁻⁻1, और जो इंफ्रा रेड होता है बच्चों उसका कितना होता है 10⁻⁵, और जो विजिबल रेज होता है बच्चों कितना होता है 10⁻⁷, और जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है वो कितना होता है बच्चों 10⁻, और जो एक्स रेज होता है उसका होता है कितना बच्चों 10⁻10। ये ऑलरेडी मैंने मीटर लिख दिया है तो यहाँ मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सारा ये जो यूनिट है वो मीटर है। और जो गामा रेज होता है बच्चों क्या होता है उसका 10⁻12, और उसके बाद जो इन्फिनिटी तक मीन्स 10 जो कॉस्मिक रेज होता है जो अभी भी अंडर रिसर्च है, तो उसका जो 10⁻12 से भी छोटा जिस वेव का वेवलेंथ होता है वो क्या होता है बच्चों कॉस्मिक रेज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ए रेंज होता है, मतलब आप सोच सकते हो कि ये कितना होता है। तो हमारे लिए विजिबल रेज जो है बच्चों उसका जो वेवलेंथ जो होता है उसका क्या होता है बच्चों 10⁻⁷। अब यहाँ पे देखो विजिबल रेज का, तो अब ये 10⁻⁷ मीटर है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग देख सकते हैं कि जो होता है कितना होता है 750 नैनोमीटर। क्लियर है। अब 750 नैनोमीटर का सेंस क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखो जो रेड का जो वेवलेंथ होता है क्या होता है 7.5 × 10 × नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 होगा 10⁻², तो यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों 10⁻⁷। क्लियर है। तो ये होता है हमारा रेंज। और जो हमारा जो वायलेट होता है उसका जो वेवलेंथ होता है बच्चों कितना होता है 380 नैनोमीटर। तो हमारा जो विजिबल रेज है इसी के बीच में उनका जो वेवलेंथ है लाई करता है। क्लियर है। तो इस तरह से अब चलो हम लोग बच्चों आ जाते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बातें कर लेते हैं कि भाई जो फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है। तो ये जो रेडियो वेव है, तो रेडियो वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों इसका होता है सपोज 10⁵। जो माइक्रोवेव होता है इसका होता है बच्चों 10⁻⁻9, और रेड होता है उसका कितना होता है बच्चों 10⁻13, और जो विजिबल रेज होता है उसका कितना होता है बच्चों 10⁻14, और जो अल्ट्रा वायलेट होता है उसका कितना होता है बच्चों 10⁻16, और जो एक्सरेज होता है उसका कितना होता है बच्चों 10⁻19, और जो गामा रेज होता है बच्चों गामा रेज जो होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो कितना होता है बच्चों 10⁻21, और जो इसके बाद जितने भी जो इन्फिनिटी तक होता है उसका क्या रेंज होता है मोर दैन 10⁻21 हर्ट्ज। अब ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट यहीं पे है हर्ट्ज में। क्लियर है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कॉस्मिक रेज बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भाई जो माने इनका जो रेंज है बट ये दोनों का जो है कोइंसाइड करते हैं या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसलिए हम लोग जब फ्रीक्वेंसी की बातें करते हैं तो हम लोग किसकी बातें करते हैं बताओ, हम लोग एक रेंज की बातें करते हैं। क्लियर है। तो इसको कि कहाँ से होता है 10⁵ to 3 × 10⁹ हर्ट्ज अगर हो तो ये हमारा रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है जो हम लोग FM या AM में यूज करते हैं। क्लियर है। अब इसी को हम लोग देखते हैं बच्चों कि एक रेंज हो गया किसका रेडियो वेव का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन्स 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक क्या होता है बच्चों माइक्रोवेव होता है। और 3 × 10⁻11 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक क्या होता है बच्चों ये होता है मीन्स सॉरी यहाँ 4 ×
हर्ट्ज तक क्या होता है बच्चों, ये होता है इंफ्रारेड। अब यहाँ से 4 × 10⁻⁷ 7.9 × 10⁻14 हर्ट्ज तक क्या होता है बच्चों, विजुअल रेज। क्लियर है। अब 7.9 × 10⁻14 यहाँ तक 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक क्या होता है बच्चों, ये होता है अल्ट्रा वायलेट। अब 3 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻20 हर्ट्ज तक क्या होता है बच्चों, ये होता है एक्स रेज। और 3 × 10⁻20 हर्ट्ज टू 10⁻21 हर्ट्ज तक क्या होता है बच्चों, गामा रेज। और यहाँ से क्या होता है बच्चों, और उसके बाद जो होता है वो बच्चों क्या होता है, कॉस्मिक रेज। तो हम यहाँ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में और या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जब विथ रिस्पेक्ट टू आइदर वेवलेंथ और विथ रिस्पेक्ट टू आइदर फ्रीक्वेंसी, जब हम उसको अरेंज करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EMS, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे डेली लाइफ में जो इसके कैसे यूजेज होते हैं और इसका कैसे ओरिजिनेट होता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसका जो डिफरेंट कंपोनेंट है, तो कैसे हम उसको आर्टिफिशियली उसको कैसे हम जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो चलो हम लोग अब यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है EMS। तो आई थिंक आपको याद हुआ होगा। तो चलो हम इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं और एक बार समराइज कर लेते हैं। क्लियर है। तो अगर हम लोग समराइज की बातें करें तो हम लोग कहाँ से बातें करते हैं, हम लोग बातें करते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो मैंने क्या बोला था कि भाई गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, गामा रेज। और फिर मैंने बोला था कि गामा रेज के बाद क्या होता है बच्चों, गामा हमें नहीं चाहिए तो क्या होगा, एक्स रेज। क्लियर है। अब एक्स रेज के बाद क्या होता है बच्चों, अल्ट्रा वायलेट। क्लियर है। अब अल्ट्रा वायलेट के बाद क्या होता है बच्चों, इंफ्रा रेड। क्लियर है। और फिर इंफ्रा रेड के बाद क्या होता है बच्चों, माइक्रोवेव्स। और फिर माइक्रोवेव्स के बाद सबसे बड़ा वाला क्या होता है बच्चों, रेडियो वेव। तो ये क्या है बच्चों, फर्स्ट वन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब सेकेंड, अगर आपसे कोई पूछे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। तो भाई हम लोगों ने देखा था किसके थ्रू, हम लोगों ने देखा था कि भाई एनर्जी इक्वल टू एच म्यू। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, एच न्यू मीन्स ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब जिसका न्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। और या हम इसको ये भी देखा था हम लोगों ने कि ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो अगर इस ऑर्डर में हम लोग देखें तो हम लोग का जो ये पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, पैटर्न फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। तो क्या होगा बच्चों, रेडियो वेव। फिर देन आफ्टर दैट रेडियो वेव के बाद रेडियो माइक्रो वेव, एंड देन आफ्टर इंफ्रा, एंड देन आफ्टर विजुअल रेज, and then after ultraviolet, and then after X-rays, and then after finally gamma rays।
क्लियर है, मीन्स ग्रैंडफादर ऑफ एनर्जी। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बच्चों कि कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में कैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो कैसे स्प्लिट होते हैं। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है तो कैसे ओरिजिनेट होते हैं और इनका कैसे जो अपने जो ह्यूमन लाइफ है या जो हमारा डेली लाइफ है तो एक नॉर्मल बंदे के लिए भी या एक साइंस के स्टूडेंट के लिए भी कैसे इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका कितना इम्पोर्टेंस है वो पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और अगर कोई भी बच्चे हमारा प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे सारा लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो चलो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।